Hello and welcome, dear students. Let us continue with our amendment lecture in Hindi English mix language. हम लोग जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ टेक्स्ट बुक के अंदर. लास्ट चैप्टर हमने किया पेनल्टीज एंड मिसलेनियस प्रोविजंस, जो जॉइंट अमेंडमेंट एक आया था. वी विल नाउ कंटिन्यू विद द अमेंडमेंट्स. हमारा अगला चैप्टर इन अवर टेक्स्ट बुक TDS, दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट, जैसे किसी का रेट चेंज हो गया, मॉनेटरी लिमिट चेंज हो गया, कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट भी है. दो नए सेक्शन आए, दे आर इंपॉर्टेंट ऑल्सो. लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस TDS के अंदर. सबसे पहला चेंज विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021, चेंज इन 194A. व्हाट इज 194A? इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज. सो नॉर्मल मॉनेटरी लिमिट इज 5,000. अगर पेयर इज बैंक तो 10,000, और बैंक अगर सीनियर सिटीजन को दे रहा है तो 50,000. नाउ जो नॉन सीनियर सिटीजन पे का मॉनेटरी लिमिट है, दैट इज चेंज्ड फ्रॉम 10,000 टू 40,000 रुपीज. ये इंटरिम बजट में पीयूष गोयल जी लेके आए थे. वैसे इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू यू वेदर वो इंटरिम में आया, फाइनल में आया कि ऑर्डिनेंस में आया. टिल द टाइम यू आर अवेयर के भाई ये आपके अमेंडमेंट है जो आपको पढ़ना है. सो सिंपल अमेंडमेंट, मॉनेटरी लिमिट ऑफ 194A. लेकिन लिसन, 5,000 वाला एज इट इज है, सीनियर सिटीजन वाला 50,000 एज इट इज है. जो नॉन सीनियर सिटीजन का बैंक इंटरेस्ट का, उसमें भी सेविंग अकाउंट पे तो आता नहीं है. बैंक इंटरेस्ट के अंदर TDS कम्स ओनली फॉर FD एंड RD. अरे हेलो, यस और नो? तो वो जो 10,000 वाला लिमिट है, दैट इज इंक्रीज टू 40,000 रुपीज. वेरी स्मॉल एंड सिंपल अमेंडमेंट. नेक्स्ट अमेंडमेंट हैज टेकन प्लेस इन 194DA. सेक्शन 194DA is the section where payment by life insurance company is covered. तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको कभी भी पैसा दे रही है if it is taxable. If it is taxable and the amount is 1 lakh or more, then 1% TDS. But now we are changing the rate from 1% TDS to 5%. और जो TDS deduct होगा, that TDS will not be deducted on the payment made by the life insurance company. It will be made on the amount of income comprised therein. तो कभी कभी क्या होता है, ये जो लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट मिलता है, इसके अंदर हमको कुछ डिडक्शन मिलते हैं. सो एनी कलेक्शन चार्जेस और एनीथिंग वी गेट डिडक्शन. तो सपोजिंगली वी आर गेटिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट 2 लाख रुपए का, लेकिन हमारा डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस है 10,000 का, तो टैक्सेबल इनकम इज 1,90,000. बट पहले TDS कट रहा था 2 लाख के ऊपर 1%. अब होता क्या है, TDS तो कटता है 2 लाख के ऊपर, बट व्हेन द असेसी इज ऑफरिंग द इनकम टू टैक्स, ही इज ऑफरिंग ओनली 1,90,000 डिडक्शन लेके. तो ये जो फॉर्म 26AS के अंदर अमाउंट आ रही है वो, और जो इनकम आप दिखा रहे हो, वो मैच नहीं हो रहा है. सो दैट द अमाउंट्स मैच, व्हाट हैव वी डिसाइडेड कि हम ना एक काम करेंगे, आपके पेमेंट के ऊपर TDS नहीं कटवाएंगे, आपके इनकम के ऊपर. सो TDS डिडक्ट होगा नॉट ऑन 2 लाख बट ऑन 1,90,000. और रेट को बढ़ा दिया, रेट को 1% से चेंज करके 5% से कर दिया. इन अदर वर्ड्स, द इनकम दैट यू आर शोइंग एंड द अमाउंट एज पर फॉर्म 26AS विल मैच ईच अदर. इस इंटेंशन से रेट इज चेंज्ड फ्रॉम 1% टू 5% एंड द TDS विल बी डिडक्टेड ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम कंप्राइज्ड therein. I hope we have understood the two changes, but remember the change has taken place from 1st September. जब भी amendment middle of the year आता है, you have to remember old provision, new provision both. Next, again interim budget के अंदर पीयूष गोयल जी लेके आए थे 194I TDS on rent. Very small and simple amendment. Existing monetary limit is greater than rupees 1,80,000. That 1,80,000 का limit is changed to 2,40,000. मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जो मंथली 15,000 का लिमिट है वो मंथली 20,000. बाय द वे, रेंट के सेक्शन में कोई मंथली लिमिट नहीं है, ये खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूं. दैट 1,80,000 का लिमिट इज चेंज टू एनुअल लिमिट ऑफ 2,40,000. सो TDS अंडर सेक्शन 194I, TDS ऑन रेंट, मॉनेटरी लिमिट इज चेंज. तो दो सेक्शन में मॉनेटरी लिमिट चेंज हुआ है. इंटरेस्ट के सेक्शन, एंड बाय द वे बोथ द सेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ आचीज. आचीज मतलब हॉट फेवरेट सेक्शंस ऑफ ICAI. मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर आते हैं. तो 194A के अंदर 10,000 is changed to 40,000 and 194I के अंदर 1,80,000 is changed to 2,40,000. You will be careful. You will have to be careful about these effective amendments. This now brings me to the two new sections that have been introduced. पहला section 194M, which is introduced again from 1st September. That is middle of the year. अब आपको TDS काटना होगा if you are making payment to contractor, if you are making payment of commission, or if you are making payment of प्रोफेशनल फीस. कोई को बोलता है ये पागल, कॉन्ट्रैक्टर 194C में, कमीशन 194H में और प्रोफेशनल फीस 194J में ऑलरेडी कवर्ड है, कुछ भी क्या बकता है. अरे सुन, एनी पर्सन हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर 194C, H और J, दैट मीन्स जो इंडिविजुअल HUF
194C में, H में, J में TDS नहीं काट रहे, it can be two reasons. Reason number one, you are not covered under tax audit last year. Individual HUF not covered under tax audit last year will be covered here. And second, अगर इंडिविजुअल HUF कोई पर्सनल पेमेंट करता है तो पर्सनल पेमेंट पे 2 सेक्शंस, कमीशन में तो नहीं, कमीशन पर्सनल हो भी नहीं सकता, बिजनेस का ही होगा, मगर कॉन्ट्रैक्टर में एंड प्रोफेशनल फीस में कमीशन के ऊपर पर्सनल, कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रोफेशनल फीस में पर्सनल पेमेंट के ऊपर TDS इज नॉट अट्रैक्टेड. आर वी अवेयर ऑफ दैट? अब आप पे कर रहे हो a huge amount that is more than rupees 50 lakh per annum, तो 5% TDS आपको काटना पड़ेगा. तो इसके अंदर 194C का वर्क डन कवर्ड है, H का कमीशन कवर्ड है एंड फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज कवर्ड है. दैट मीन्स नाउ इफ यू आर मेकिंग ग्रेटर देन रुपीज 50 lakh का पेमेंट इन अ ईयर, तो इवन इफ यू वर नॉट कवर्ड, जैसे कि सपोजिंगली आप कोई बहुत बड़ी कंपनी के एम्प्लॉय हो, सैलरीड एम्प्लॉय, सो लास्ट ईयर नो टैक्स ऑडिट, और आपने अपना घर बनवाने के लिए किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को 70 लाख रुपीस पे किया, पर्सनल पेमेंट नो TDS अंडर 194C. वैसे भी आप TDS अंडर 194C नहीं काटते बिकॉज यू आर नॉट कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट लास्ट ईयर, लेकिन क्योंकि अमाउंट 50 लाख से ज्यादा है विच इज अ वेरी हाई अमाउंट, तो हमको इन ट्रांजेक्शंस को भी रिपोर्टिंग में लाना है एंड देयरफॉर 5% TDS is going to get attracted on these payments also. 5% TDS gets attracted. Supposingly आपका कोई गॉड फॉरबिड टच वुड, लेकिन ऐसी कोई बीमारी हो गई कि किसी बहुत बड़े डॉक्टर से आपको ऑपरेशन कराना पड़े और डॉक्टर का प्रोफेशनल फीस है 80 लाख रुपीस. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स अ पर्सनल पेमेंट, तो 194J में TDS नहीं आएगा. एंड सेकेंडली लास्ट ईयर आपको टैक्स ऑडिट नहीं था, आप सैलरीड एम्प्लॉय हो. बिजनेस वाला होएगा तो 80 लाख लाएगा किधर से, टैक्स ऑडिट होगा, लेकिन आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, सो लास्ट ईयर आपको टैक्स ऑडिट नहीं था, तो 194J में तो TDS काटोगे नहीं, यू विल बी डिडक्टिंग TDS अंडर 194M. दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्टर कमीशन एंड प्रोफेशनल फीस, इफ यू आर मेकिंग पेमेंट मोर देन 50 लाख, तो अब 5% TDS. अगर आपने उन सेक्शन में नहीं काटा, अगर आपने ऑलरेडी C में, J में या H में काट लिया है, देन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. लेकिन अगर नहीं काटा है तो यू विल हैव टू डिडक्ट 5% TDS. नाउ इन तीनों पेमेंट का मीनिंग्स वही होगा जो उन रिस्पेक्टिव सेक्शन में दिया. सो कॉन्ट्रैक्टर एज डिफाइंड इन 194C, कमीशन ब्रोकरेज एज पर 194H, प्रोफेशनल फीस 194J, एंड ऑब्वियसली पेयर विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अक्वायर TAN, क्योंकि ये TAN का रिक्वायरमेंट वैसे भी धीरे धीरे हम लोग खत्म कर रहे हैं, तो पेयर इज नॉट रिक्वायर्ड टू अक्वायर TAN. Next, a small little amendment with effect from 1st September 19 has taken place in 194IA. Now, what is 194IA है क्या, पहले तो वो भी मालूम होना चाहिए ना भाई. What is 194IA? 194IA क्या है आपका? Purchase of immovable property 50 लाख रुपीस और मोर. Exact 50 लाख is also covered. 3 सेक्शन में इक्वल टू अमाउंट कवर्ड होती है. 192 है RPF में 50,000, 194 DA के अंदर जो पेमेंट कवर्ड था दैट इज लाइफ इंश्योरेंस का एग्जैक्ट 1 लाख एंड परचेस ऑफ प्रॉपर्टी एग्जैक्ट 50 लाख इक्वल टू इज कवर्ड 1% TDS. अब क्वेश्चन इस 50 लाख की लिमिट के लिए खाली घर का वैल्यू के लेने का, क्या लेने का? व्हेनेवर यू आर बाइंग अ न्यू हाउस, उस टाइम पे परचेस के टाइम पे आपको स्टार्टिंग में क्लब मेंबरशिप फी, कार पार्किंग फी, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फी, मेंटेनेंस फी, एनी एडवांस फी, सम वन टाइम पेमेंट्स यू हैव टू मेक एट द टाइम ऑफ acquiring a property. तो अब ये लोग बोलते हैं all of these properties, all of these payments will be included आपका 50 लाख का लिमिट काउंट करने के लिए, और इन पेमेंट्स के ऊपर भी आपका TDS अट्रैक्ट होगा. These payments that you are making will be included, मतलब सिर्फ घर का वैल्यू नहीं, घर के साथ साथ ये जो भी आप इंसिडेंटल पेमेंट कर रहे हो, all these incidental payments will be included and TDS for the purpose of 50 lakh limit, all this will be included. TDS will be deducted on all these amounts in a clarificatory nature with effect from 1st September 19. Practical life में कुछ confusions आ रहे थे, कुछ cases हो रहे थे, इसलिए हमने clarify कर दिया that TDS is required to be deducted on all these payments also. Next, and the second new section that has taken place, second new section 194N, एक बार फिर 1st September 19 से. So 194M जो आया है, मोर देन 50 लाख का पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कमीशन प्रोफेशनल फीस, एंड 194N जो मैं अब मैं कर रहा हूं. 2 न्यू सेक्शंस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन अवर TDS चैप्टर विथ बोथ ऑफ देम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1st सितंबर. और अब आपको एक बहुत बड़ा शॉक लगेगा अगर आप आपके खुद के बैंक अकाउंट से खुद का कैश विड्रॉ कर रहे हो. कैश विड्रॉल फ्रॉम अ बैंक अकाउंट
एंड यू आर एक्सीडिंग ₹1 crore इन अ ईयर, तो आपके ऊपर एक्सीडिंग ₹1 crore कैश विड्रॉल फ्रॉम अ बैंक अकाउंट एक्सीडिंग ₹1 crore, तो यू विल हैव टू सफर 2% TDS ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 1 crore। मतलब सुनो, पूरे पे नहीं आएगा। सपोजिंगली आप 1.5 करोड़ विड्रॉ करते हो, पूरे साल में 1.5 करोड़ विड्रॉ करते हो, तो पहले 1 करोड़ पे नहीं आएगा, बाद में 50 लाख पे आएगा। 80 लाख विड्रॉ करते हो तब तक नो टैक्स, आई मीन नो TDS। अगर 80 लाख के बाद में 25 लाख और विड्रॉ करते हो तो भी पहले 20 लाख पे नहीं आएगा, फिर ओनली 5 लाख के ऊपर इट विल कम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू बी केयरफुल, योर ICI विल प्ले अ गेम विथ यू। दे विल गिव यू विड्रॉल अप टू 31 अगस्त। अगर 31 अगस्त तक आपने 5 करोड़ रुपया भी निकाल दिया, कोई भी TDS नहीं। द सेक्शन इज गेटिंग एक्टिवेटेड फ्रॉम 1 September. So any withdrawal up to 31 August, no TDS. TDS will start from 1 September. ये पहली बात। दूसरी बात, पूरे साल में 1 करोड़ तक के विड्रॉल्स के ऊपर TDS नहीं आएगा। सो जो भी 2% आ रहा है दैट विल कम ओनली आफ्टर 1 करोड़। तीसरी बात, अब देखो 31 अगस्त तक TDS तो नहीं काटना है, लेकिन 31 अगस्त तक जो पैसा विड्रॉ हो गया है, क्या वो मॉनेटरी लिमिट में काउंट होगा? When they enacted the सेक्शन में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन लेटर ऑन एज अ क्लैरिफिकेशन अ सर्कुलर वाज रिलीज्ड स्टेटिंग दैट अगर आपने 31 अगस्त तक 80 लाख रुपीस विड्रॉ कर दिया, अरे 80 लाख छोड़ 8 करोड़ भी होता तो TDS तो नहीं लगता। Therefore till now no TDS. Now from 1 September when the TDS section will be activated, खाली 20 लाख तक नो TDS, उसके बाद चालू हो जाएगा, क्योंकि लिमिट इज पर ईयर। और ये जो मगजमारी और ये जो प्रॉब्लम आ रहा है दैट इज ओनली इन द ट्रांजिशनल फेज, ओनली इन द करंट ईयर। अगले साल से तो 1 अप्रैल से जो भी है वो 1 करोड़ की लिमिट में काउंट होने ही वाला है। इस बार भी लिमिट 1 करोड़ का लगाने के लिए 1 अप्रैल से किए हुए विड्रॉल काउंट होगा। 31 अगस्त तक 1 करोड़ क्रॉस भी हो गया, देन ऑल्सो नो TDS, नो TDS। TDS विल स्टार्ट फ्रॉम 1 September। सो 31 अगस्त तक के विड्रॉल्स पे TDS नहीं भी आएगा, लेकिन वो मॉनेटरी लिमिट के लिए काउंट होगा। वन थिंग, एंड सेकेंड थिंग, इवन व्हेन यू आर काउंटिंग, TDS will start only after you have crossed 1 करोड़ रुपीस। तो अगर 31 अगस्त तक आपने पहले ही 5 करोड़ कर लिया, नो TDS, लेकिन अब 1 सितंबर से 1 रुपया भी विड्रॉ किया तो TDS will get applicable, will be applicable. Are we clear? ये विड्रॉल आप कहां से कर सकते हो? You can do it from your bank account, from a cooperative society engaged in business of banking, ऐसा बोलता है। मतलब do you understand we are talking about cooperative bank? And तीसरा बोलता है पोस्ट ऑफिस, बिकॉज यू कैन मेंटेन योर अकाउंट्स विद पोस्ट ऑफिस। पुराने जमाने के लोग करते हैं, हमारी जनरेशन उस सब में बिलीव नहीं करती है, लेकिन पुराने जमाने के लोग करते हैं। सो विड्रॉल फ्रॉम योर अकाउंट मेंटेन विद अ बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस एक्सीडिंग ₹1 crore, then 2% TDS on the excess over 1 crore. First 1 crore, no TDS. Section will get activated from 1 September, so no TDS up to 31st August on any amount, but it will be considered for monetary limit purposes. उसके अलावा कुछ बातें और मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, this TDS will come only at the time of payment. In the existing rule, TDS comes at the time of credit or payment, whichever is earlier. 8 cases में TDS comes only at the time of payment. 8 ऐसे केस है जहां पर TDS आता है only at the time of payment. TDS will be deducted only at the time of payment. अब 9 हो गए, ये भी आ गया 1 सितंबर से 1 सितंबर। अगली बात, कॉमन सेंस। हम जो ये 1 करोड़ की लिमिट लगा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी एग्रीगेट विड्रॉल फ्रॉम 1 और मोर अकाउंट। अरे यार, तुम एक ही बैंक में 10 अकाउंट लगा के सबसे 10-10 लाख निकालेगा तो कभी भी 1 करोड़ की लिमिट क्रॉस नहीं कर पाएगा। हम लोग टोटल के ऊपर लिमिट लगाएंगे। हाँ, लेकिन इससे बचने का एक रास्ता है, अलग अलग बैंक में खोल, अलग अलग बैंक में अकाउंट खोल के अगर विड्रॉ करेगा ना तो TDS से बच जाएगा। क्योंकि एक बैंक में अगर तेरे मल्टीपल अकाउंट्स हैं, देन एग्रीगेट ऑफ ऑल द अकाउंट्स। लेकिन अगर अलग अलग बैंक में है, तो ऑब्वियसली आपको हर एक अकाउंट के ऊपर हर एक बैंक आपको 1 करोड़ का लिमिट देगा। तीसरी बात, प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑब्वियसली। अगर गवर्नमेंट विड्रॉ कर रही है तो नहीं लगेगा। अगर बैंक के अंदर एक बैंक में दूसरे बैंक का अकाउंट है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस अगर विड्रॉ कर रही है तो उसके ऊपर नहीं लगेगा, तो खुद डिडक्टर है, एनी अदर नोटिफाइड पर्सन। ओके, एंड वन लास्ट थिंग विच आई विश टू टेल यू, ये आपकी कॉमन सेंस मोर देन एनीथिंग। आपके अंदर अक्कल होनी चाहिए। अगर कोई सीए फाइनल में आ जाए, सीए बन जाता है, अक्कल नहीं होता है। सीए बन जाते, रैंक लेके आए, अक्कल एक पैसे का नहीं होता है। नॉर्मली किसी भी अमाउंट के ऊपर अगर TDS डिडक्ट हुआ, एनी अमाउंट दैट हैज बीन सब्जेक्टेड टू TDS, एनी अमाउंट,
that has been subjected to TDS is included in your income. सीए को अगर 1 लाख का प्रोफेशनल फीस दिया 10% TDS काट के तो 90,000 उसको दिया, लेकिन उसकी जो TDS की अमाउंट है वो उसकी इनकम में ऐड होती है. He has to offer to tax 1 लाख और टैक्स में क्रेडिट मिलता है. यार जो 2% कट रहा है वो टैक्स का क्रेडिट तो मिलेगा, लेकिन वो आपकी इनकम में नहीं इंक्लूड हो सकता. बिकॉज अपने बैंक अकाउंट से अपना कैश विड्रॉ मारना F4 टैली का एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री इज नॉट इनकम, इट इज नॉट F6 इनकम एंट्री नहीं है, इट इज F4 कॉन्ट्रा एंट्री. विड्रॉइंग मनी फ्रॉम योर ओन बैंक अकाउंट कैनॉट अट्रैक्ट, ऑब्वियसली कैनॉट अट्रैक्ट TDS. Do you have the brain to? कि will attract TDS cannot be considered as income. TDS तो आ ही रहा है, इनकम में इंक्लूड नहीं होगा. मतलब जो TDS कटा है क्रेडिट ले लो, you don't have to offer it to tax. कोई इनकम नहीं. These were your amendments of your chapter TDS. Order of my textbook next chapter एडवांस टैक्स के अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं है. रिफंड वाले चैप्टर में एक अमेंडमेंट आया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 19. पहले रिफंड लेने के लिए 2 तरीका होता था. ऑप्शन 1 फाइल ROI, ऑप्शन 2 एक ऑनलाइन फॉर्म भर के देना. नाउ ओनली फाइलिंग ऑफ ROI विल बी अलाउड. फॉर्म भर के रिफंड मांगना अलाउड नहीं रहेगा. ओनली फाइलिंग ऑफ ROI विल एंटाइटल द असेसी फॉर रिफंड. ओनली फाइलिंग ऑफ ROI. 234 ABC रिकवरी प्रोसीडिंग्स, ये दोनों चैप्टर के अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं है. नो अमेंडमेंट इन दीज 2 चैप्टर्स. 234 ABC रिकवरी प्रोसीडिंग्स, इन दोनों में नो अमेंडमेंट. So, last amendment was in refund chapter. Where? खाली रिटर्न भरना पड़ेगा, फॉर्म नहीं भर सकते हो. इन दोनों में कोई अमेंडमेंट नहीं है. Let's go ahead. Next chapter, amendment in your chapter called transfer pricing. Transfer pricing. पहला वाला जो अमेंडमेंट आया है वो तो आपका 92BA स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन का जो अमेंडमेंट, जब ऑर्डिनेंस वाला पार्ट 115BA भी किया तभी आपको बता दिया. एज पर 115BA you have got concessional rate of tax 17.16%. New manufacturing company incorporated on or after 1st October 19 and starts manufacturing on or before 31st March 23 subject to certain other conditions. Ridiculously low rate 17.16 plus MAT also not applicable. तो high chances ये है कि newly set up manufacturing companies, very very high chances that newly set up manufacturing companies will end up going and paying tax as per these rates. अब क्या ये पॉसिबल है कि आपकी खुद की 2 कंपनी है, एक ये 115BA में फॉलो होने वाली कंपनी और एक कोई नॉर्मल कंपनी, दोनों के बीच में जब ट्रेडिंग होएगा असेसी जानबूझ के प्राइस को मैनिपुलेट करेगा. असेसी विल हैव अ टेंडेंसी टू बुक मोर प्रॉफिट्स इन दिस कंपनी 115BA क्योंकि यहां पे रेट ऑफ टैक्स कम है. तो ये भी अब ट्रांजैक्शन आपके स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के अंदर इंक्लूड होगा. सो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन विल नाउ इंक्लूड फर्स्ट 10AA इनकम रिलेटेड चैप्टर 6 से डिडक्शन, और अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके साथ में अगर कोई भी आपके दूसरी कंपनी का ट्रांजैक्शन हुआ है दैट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड. इज दिस क्लियर? वेरी गुड. एंड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 19 एक और अमेंडमेंट आया अंडर सेक्शन 192CE. व्हाट इज 92CE? द एडजस्टमेंट कॉल्ड सेकेंडरी एडजस्टमेंट. सेकेंडरी एडजस्टमेंट के सेक्शन के अंदर एक अमेंडमेंट आ रहा है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 19. सिंस द टाइम दिस सेक्शन 92CE हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द एक्ट, ये 2 साल पहले आया था, 2 साल पहले आया था 92CE इनकम टैक्स एक्ट के अंदर AY 18-19 में. तब से मेरे जितने बैच हुए, मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, हर बैच में जहां जहां मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ा है, wherever I have taught transfer pricing, I told students that this is nonsense, this is disaster, ये बकवास है, ये immediately I will become the finance minister of the country and immediately delete it. बहुत ही illogical सा प्रोविजन था, लेकिन अब इन्होंने बहुत ही क्लेवर तरीके से इसके अंदर लॉजिक डाल दिया. फर्स्ट लेट मी टेल यू द एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर द बेनिफिट ऑफ दो स्टूडेंट जिनको जिंदगी में कुछ भी याद नहीं है. पहले मैं आपको एग्जिस्टिंग प्रोविजन बता देता हूं, क्योंकि इफ यू रिमेंबर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द चेंज दैट हैज टेकन प्लेस. उसके लिए पहले एग्जिस्टिंग प्रोविजन तो सीख ले. Whenever there is primary adjustment in your computation, प्राइमरी एडजस्टमेंट मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग की वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम चेंज हुई. इट कैन बी ड्यू टू 92,
92B BA, 92C CA CB, 92CC एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, किसी भी वजह से अगर आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग में इनकम ऐड हुई है, दैट इज चेंज इन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एडजस्टमेंट। तो अब आपको करना होगा सेकेंडरी एडजस्टमेंट। What is secondary adjustment? What is secondary adjustment? Reflect that change in your books of accounts. Means जो आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का एडिशन हुआ है वो आपको अब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी शो करना पड़ेगा, दैट इज सेकेंडरी एडजस्टमेंट। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होगा, तो आपके अकेले की बुक्स ऑफ अकाउंट चेंज करके नहीं हो सकता। यू विल हैव टू चेंज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल्सो ऑफ द अदर पार्टी एसोसिएटेड एंटरप्राइज। नॉट जस्ट दैट, आपको वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज से पैसा लेके आना पड़ेगा, रिपेट्रिएट द मनी विद इन 90 days फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, दैट इज 30th November। और अगर नहीं किया देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ लोन गिवन टू एसोसिएटेड एंटरप्राइज एंड नोशनल इंटरेस्ट विल बी एडेड इन योर इनकम। बकवास की हद है, क्योंकि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे कंट्रोल में है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज एंट्री नहीं मारेगा। एंट्री नहीं मारा तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ रिपेट्रिएशन ऑफ मनी। तो मेरी इनकम में नोशनल इंटरेस्ट ऐड होते जा रहा है, इसका कोई एंड ही नहीं है। नाउ दे आर सेइंग सुनो, अगर ये पॉसिबल नहीं है, अगर तुम रिपेट्रिएशन नहीं कर सकते हो, तो एक काम करो, वी आर गिविंग यू एन ऑप्शन दैट अमाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट जो आपको पहले सेकेंडरी एडजस्टमेंट बना के रिपेट्रिएट करना था, उसके ऊपर एक वन टाइम टैक्स ओवर एंड अबव। देखो, दिस इनकम इज एडेड इन योर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, क्योंकि ये कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के अंदर आपकी इनकम ऐड हुई है, बिकॉज द इनकम हैज बीन एडेड इन योर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो आप ऑलरेडी इसके ऊपर नॉर्मल टैक्स पे कर रहे हो, करेक्ट और नो? नॉर्मल टैक्स इज एप्लीकेबल। नाउ इफ यू डू नॉट विश टू रिपेट्रिएट, और वो विश क्या भाई, वो होने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो एसोसिएटेड एंटरप्राइज थोड़ी क्या एंट्री नहीं मारेगी, पैसा कहां से देगी। Then you do one thing, we are giving you an option, एक वन टाइम टैक्स भर दो 18% प्लस सरचार्ज ऑफ 12% कंपलसरी प्लस 4% HEC कंपलसरी। तो फिर आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, आपको पैसा रिपेट्रिएट करने की जरूरत नहीं, और आपके ऊपर कोई नोशनल इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा। हां, लेकिन जब तक आप ये पैसा भर नहीं देते हो, विच पैसा, 18% प्लस 12% प्लस 4%, गधे की तरह 34 मत कर देना, मालूम है ना, 12 is on 18 and 4 is on the total, 18 plus 12 plus 4%, ये वन टाइम टैक्स आप भर दो तो आपका नोशनल इंटरेस्ट ऐड होना बंद हो जाएगा। बेसिकली गवर्नमेंट इस एडजस्टमेंट में 2 बार टैक्स ले रही है। पहले ये आपका प्राइमरी एडजस्टमेंट बन के इनकम में ऐड हुआ, मतलब नॉर्मल टैक्स लग गया। अब आपको बोलती है सेकेंडरी एडजस्टमेंट करो। राइट फ्रॉम द टाइम दिस प्रोविजन हैज कम, आई हैव बीन रिपीटेडली टेलिंग पीपल, सेकेंडरी एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकता है। कैसे पॉसिबल है? एसोसिएट एंटरप्राइज आपके लिए वो करेगा ही नहीं, वो पैसा देगा ही नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं था। तो अभी क्या करो, ये एक्स्ट्रा टैक्स भर दो, पे दिस वन टाइम एक्स्ट्रा टैक्स, पे दिस वन टाइम टैक्स, दिस एक्स्ट्रा टैक्स यू पे। अगर आप ये एक्स्ट्रा वन टाइम टैक्स 18 प्लस 12 प्लस 4% पे कर देते हो, तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी करने की जरूरत नहीं, रिपेट्रिएशन करने की भी। एक बात बताओ, यही करना पड़ेगा। दे आर सेइंग, होशियारी में दे आर सेइंग ऑप्शन, बट यू हैव टू डू दिस ओनली बिकॉज रिपेट्रिएशन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। तो बेसिकली गवर्नमेंट चाहती थी आपके ट्रांसफर प्राइसिंग के एडिशन पे 2 बार टैक्स लेना है, एक बार नॉर्मल टैक्स जो लगेगा वो, और दूसरी बार ये 18 प्लस 12 प्लस 4 एक्स्ट्रा। लेकिन ऐसा कैसे बोले कि 2 बार टैक्स लो? तो उन्होंने मस्त 2 साल का टाइम लिया। पहले बोला कि तुम सेकेंडरी एडजस्टमेंट करो, हमको 2 साल से पता है हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर बोला चलो मत करो, एक वन टाइम टैक्स और भर दो। बेसिकली अभी अमाउंट 2 बार टैक्स हो रही है। आर यू फॉलोइंग? सो सेकेंडरी एडजस्टमेंट अपने आप में इलॉजिकल था, उससे बचने का रास्ता तो दे दिया। नाउ पे दिस टैक्स, नो नीड टू डू सेकेंडरी एडजस्टमेंट, नो नीड टू डू एनी रिपेट्रिएशन, टैक्स भर दो। लेकिन मतलब आपको 2 बार टैक्स भरना पड़ेगा, और ये भरने तक आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। टिल द डेट ऑफ दिस पेमेंट यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑल्सो। आफ्टर दिस ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी बंद हो जाएगा। सो वैसे 92 CE के अंदर जो इलॉजिकल वाला पार्ट था उसको अब थोड़ा सा लॉजिकल बना दिया गया है। दो दे आर टेकिंग टैक्स ट्वाइस, लेकिन एटलीस्ट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल तो है। पहले जो हो रहा था वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं था। अंडरस्टूड? फैंटास्टिक। तो अब हम आगे चलेंगे अपना अगला अमेंडमेंट। नाउ वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरिंग द आईपीसीसी पोर्शन। आईपीसीसी पोर्शन जो इंडिया में कोई फैकल्टी अपनी क्लास में नहीं कराता है, आपको पता है ये कौन सी फैकल्टी कराती है, विच इज द प्रोफेसर हु टीचेस आईपीसीसी पोर्शन। तो अपनी ऑर्डर ऑफ टेक्स्ट बुक के अंदर ही चलेंगे। फर्स्ट, हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी छोटा सा अमेंडमेंट है लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा। लास्ट ईयर देयर वाज ऑलरेडी एन अमेंडमेंट, स्टैंडर्ड डिडक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑफ 40,000
फ्रॉम सैलरी। अब आपका सैलरी का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 40,000 से इंक्रीज होके 50,000। अमेंडमेंट समझाने में कुछ करना ही नहीं है, बहुत इजी अमेंडमेंट है, लेकिन ऑब्वियसली इंपैक्ट बहुत बड़ा है, हर सम को अफेक्ट करेगा। दैट मीन स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम सैलरी हैज नाउ बीन इंक्रीज फ्रॉम 40,000 टू 50,000। तो सैलरी में अब आपको, पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता ही नहीं था, लास्ट ईयर 40 मिला, अब इसको चेंज करके 50 कर दिया। बहुत छोटा सा इजी अमेंडमेंट है, कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं। हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021, 2 अमेंडमेंट्स हैव कम, 2 अमेंडमेंट्स, लेकिन बहुत भारी अमेंडमेंट, बहुत भारी अमेंडमेंट। दोनों अमेंडमेंट एक एक करके बताते हैं, एक एक करके बताते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट अमेंडमेंट फर्स्ट। उसके लिए एग्जिस्टिंग रूल बताता हूं, एग्जिस्टिंग रूल। इफ अ हाउस प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, इज इट पॉसिबल प्रॉपर्टी इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड? क्या उसके ऊपर डीएलओपी का प्रोविजन लगता है? यस, लेकिन कितना टाइम के बाद? देयर इज अ सर्टेन टाइम लिमिट जब तक डीएलओपी प्रोविजन नहीं लगता है। व्हाट इज दैट टाइम लिमिट अप टू विच डीएलओपी प्रोविजन विल नॉट बी अट्रैक्टेड? 1 year from the end of the financial year in which the completion certificate was received. What is the time limit जब तक डीएलओपी नहीं लगेगा? 1 year from the end of the year in which the CC was received. But we are now changing that time limit, जो डीएलओपी का प्रोविजन स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर लगता है वो 1 की जगह पे 2 years. That means stock in trade will become DLOP. Stock in trade will become DLOP. लेकिन कितना टाइम के बाद? 1 year के बाद नहीं, 2 years from the end of the financial year in which the completion certificate was received. 2 साल तक का टाइम दे दिया, मतलब डीएलओपी प्रोविजन ऑन स्टॉक इन ट्रेड 1 year की जगह पे 2 years इज द अमेंडमेंट। और ये कहां से काउंट होता है? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सीसी इज रिसीव्ड। फर्स्ट अमेंडमेंट। एंड सेकेंड अमेंडमेंट, पीयूष गोयल जी, 1 February, interim budget, lollipop before election, lollipop, one of the biggest changes that I have seen in my career of 13 years, first 3 years as a student and then 10 years as a teacher. एक बहुत ही बड़ा चेंज that अब आप 2 प्रॉपर्टी को एसओपी में ले सकते हो। टिल नाउ we were allowed only 1 house as self occupied property. एक के बाद सारे प्रॉपर्टीज आपकी डीएलओपी बनती थी, लेकिन अब आपको 2 प्रॉपर्टी self occupied property, that means you will be allowed to take the annual value of 2 houses as 0. हाँ, लेकिन इंटरेस्ट टोटल दोनों का 2 लाख, ऐसा नहीं 2 लाख 2 लाख 4 लाख डिडक्शन नहीं मिलेगा। अरे बट वो ठीक है, लेकिन दूसरे हाउस के ऊपर डीएलओपी तो नहीं लग रहा है ना। सो टोटल डिडक्शन ऑफ द 2 houses shall amount to rupees 2 lakh. टोटल डिडक्शन ऑफ द 2 houses shall amount to rupees 2 lakh, लेकिन 2 हाउस को आप एसओपी ले सकते हो। यार देखो, पीयूष सर का बिलीफ ये था that for example we stay in Mumbai, I stay in Mumbai, लेकिन all of us have got one of our houses in our native place in Rajasthan. जो भी जहां के भी नेटिव है, there are people from Gujarat staying in Mumbai, there are people from rural parts of Maharashtra who have settled down in Mumbai, other states के lot of person they have got one house in Mumbai and one house in their native place. तो जो obviously मुंबई में ही आपका वैल्यू ज्यादा होगा, तो मुंबई वाले को एसओपी बना के गांव वाले हाउस को डीएलओपी बना रहे थे, लेकिन अब तुमको 2 हाउस डीएलओपी। टेक दिस लॉलीपॉप, वोट फॉर अस इन द इलेक्शन। लोगों ने दे भी दिया। अंडरस्टूड? सो नाउ 2 हाउसेस विल बी कंसिडर्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। हाँ, लेकिन दोनों का टोटल डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम 2 लाख। नेक्स्ट चैप्टर, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। वैसे तो ये ऑब्वियसली हमारे पोर्शन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, लेकिन एक ही अमेंडमेंट आया, एंड वो अमेंडमेंट में आपको ऑलरेडी दूसरे चैप्टर में पढ़ा है। सेक्शन 32 डेप्रीसिएशन डिडक्शन, 35 AD इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन, 40 A सबसेक्शन 3 सेम पर्सन सेम पेमेंट 10,000 का मॉनेटरी लिमिट, 43 CA स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड 44 AD 8% की जगह पे अगर आपको 6% ऑफर टू टैक्स करना है। इन ऑल दीज सेक्शंस देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन मोड ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट के साथ साथ अब कवर होंगे अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑल्सो। अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स विल ऑल्सो नाउ बी कवर्ड। और ये कैश लोन्स का चैप्टर देख लो, पॉलिटिकल पार्टी का चैप्टर देख लो, मिसलेनियस प्रोविजंस का चैप्टर देख लो। अगले चैप्टर कैपिटल गेन में अभी बता देता हूं, इधर ही लिखा है 50C में भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर आपको अग्रीमेंट डेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जस्ट लाइक यू हैव 43CA, you have same thing in 50C, both are same only, no? 43CA is for stock in trade PGBP, 50C is for
capital gains, if you want agreement date stamp duty value, then you have to receive advance at the time of agreement in account pay check, account pay draft, electronic mode. Are we aware of that rule? अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड थ्रू बैंक अकाउंट के साथ साथ अदर प्रिस्क्राइब मोड, तो इनकम टैक्स के जिस चैप्टर में देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, उस चैप्टर ऑफ इनकम टैक्स के अंदर वी आर नाउ गोइंग टू कवर अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑल्सो. तो पीजीबीपी के अंदर ये बहुत सारे सेक्शन में है, लेकिन अमेंडमेंट एक ही है, और साथ में हमारा कैपिटल गेन का भी ये पॉइंट नंबर 2 हो गया. सो कैपिटल गेन का भी एक अमेंडमेंट खत्म. लेट्स कंटिन्यू. कैपिटल गेन के अंदर आईएफएससी रिलेटेड एक और अमेंडमेंट आया है, दैट नॉन रेसिडेंट हैज ट्रांसफर्ड नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑन आईएफएससी, देन दैट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर. आईएफएससी के लिए ऑलरेडी बहुत सारे टैक्स बेनिफिट, नो डीडीटी, नो आईडीटी, नॉन रेसिडेंट को 1 सितंबर के बाद में आपका इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एसटीटी नहीं लगता है, देन ऑल्सो यू गेट 111A, 112A. वन मोर amendment, non-resident transfer of notified bonds on IFSC excluded from transfer. Any transaction which is excluded from the definition of transfer, capital gain by definition will not arise only. So, इसके ऊपर आपका कोई capital gain arise ही नहीं होगा. Second amendment हमने already देख लिया, mode will cover other prescribed modes. Third, ये जरूरी है और ये तो आपको लर्न भी करना पड़ेगा आपके एग्जाम के year 1920. Now listen, applicable for May 20 and as well as नवंबर 20. अगर आप नवंबर के बच्चे हो और आपने मेरे को इस लेक्चर के बाद आके पूछ लिया कि हमारा अमेंडमेंट क्या है, मैं आपको फोन के अंदर घुस के आपकी हड्डी तोड़ दूंगा. मैं आपको आई एम क्लियरली टेलिंग, असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल इज असेसमेंट ईयर 2021 एंड प्रीवियस ईयर 1920, May 20 एज वेल एज November 20. एप्लीकेबल कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 289. आपको बेस ईयर का 100 एंड एग्जाम ईयर का 289, ये 2 लर्न करना है, उसके अलावा कोई और लर्न करने की जरूरत नहीं है. आर वी क्लियर? नेक्स्ट अमेंडमेंट हैज टेकन प्लेस इन सेक्शन 50CA. पहली बात तो एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या है? वेन एवर देर इज ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स. क्या बोला? वेन एवर देर इज ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, तो रूल इज एक्चुअल सेलिंग प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर. अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर एक्चुअल सेलिंग प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू हायर ऑफ द टू इज टैक्सेबल एज सेल कंसिडरेशन. बट नाउ वी विल नोटिफाई सम एक्सेप्शंस. खाली इन्होंने प्रोविजन बनाया, नोटिफाई जब करेंगे तब देखा जाएगा. और केस लॉ लेक्चर के दिन तक अगर कोई सर्कुलर आया तो व्हेन वी विल डू रिकॉर्डिंग ऑफ अवर केस लॉ लेक्चर वी विल डिस्कस दैट सर्कुलर. वी विल नोटिफाई सम केसेस वेयर 50CA विल नॉट बी एप्लीकेबल. ओके. नेक्स्ट अमेंडमेंट नंबर 5 इन कैपिटल गेन. येट अगेन अ बिग लॉलीपॉप जस्ट बिफोर इलेक्शंस. हमको आपको उल्लू बनाने का, तो हमने बनाया अंडर सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस. उसके बदले में अक्वायर अनदर रेसिडेंशियल हाउस, परचेस विद इन 2 years, कंस्ट्रक्ट विद इन 3 years. एक ही हाउस का एग्जेम्पशन मिलता है, एक ही हाउस का. लेकिन अब अगर आपका कैपिटल गेन अप टू ₹2 crore है, तो सेलिंग प्राइस नहीं, कैपिटल गेन ना, कैपिटल गेन, देन यू कैन इन्वेस्ट इन 2 houses एंड आपको एक नहीं बॉस, you will get exemption of 2 houses. तो just like आपके SOP के अंदर, just like आपके SOP के अंदर 2 हाउस प्रॉपर्टी को कवर किया, सेक्शन 54 के एग्जेम्पशन के अंदर now we are going to cover 2 हाउस प्रॉपर्टीज. लेकिन कंडीशन नंबर 1, the capital gain has to be up to 2 crore. कंडीशन नंबर 2, 2 हाउसेस का जो आप एग्जेम्पशन लेते हो वो वंस इन अ लाइफ टाइम, मतलब ये बार बार नहीं कर सकते हो. इसके बाद में अगर ट्रांसफर करके आप इफ यू आर सेलिंग एंड बाइंग देन यू कैन टेक ओनली 1 हाउस इवन इफ इट इज अप टू 2 crore, इवन इफ इट इज अप टू 2 crore. ये वंस इन अ लाइफ टाइम है. एंड तीसरा, ये तो कॉमन सेंस है दैट जो ओल्ड हाउस के लिए कुछ रूल्स अप्लाई करते थे, क्या? परचेस विद इन 2 years, कंस्ट्रक्ट विद इन 3 years, लॉक इन पीरियड आपका जो 3 years का होएगा. वॉट एवर रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर द ओल्ड हाउस, ऑल द रूल्स विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल ऑब्वियसली फॉर द न्यू हाउस एज वेल. मगर सबसे मेन चीज प्रोविजन क्या आया 54 में, अब आप एक की जगह 2 घर का एग्जेम्पशन ले सकते हो. कंडीशन 1, कैपिटल गेन शुड बी अप टू 2 crore. तो सेल्स नहीं देखना है, गेन देखना है. कंडीशन 2, ये आप लाइफ में एक ही बार ले सकते हो. एंड कंडीशन 3, नए हाउस को वो सारी कंडीशन अप्लाई करेगी जो पुराने वाले हाउस को अप्लाई करती थी. आर वी क्लियर? एंड लास्ट अमेंडमेंट इन अवर सेक्शन 54GB, जो लॉक इन पीरियड है, लॉक इन पीरियड कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, उसको 3 years कर दिया है. एंड जो नए कंपनी के अंदर
असेसी का वोटिंग पावर है, अब तक 50% का रूल होता था, अब उसको 25%, बट दिस इज ओके, रीड करने वाला सेक्शन है। 50% वोटिंग पावर इज रिड्यूस टू 25%, तो आप रीड कर लोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे देन ऑल्सो इट इज ओके। आर वी क्लियर अबाउट द अमेंडमेंट्स ऑफ कैपिटल गेन्स? एक्सीलेंट, आगे चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर called income from other sources. Next amendments that we have, amendments are in our chapter called income from other sources. सबसे पहली बात 56 to 10 गिफ्ट का सेक्शन नहीं अप्लाई करेगा, उसके लिए देयर विल बी सम नोटिफाइड एक्सेप्शंस। अगेन नोटिफिकेशन आया नहीं है, जब आएगा तब देखा जाएगा। एज ऑफ नाउ गिफ्ट इज नॉट टैक्सेबल इन द फॉलोइंग केसेस: गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज, ड्यू टू डेथ, विल, इनहेरिटेंस। अगर आपको अमेलगमेशन डीमर्जर पे कुछ मिल रहा है, अगर आपको ट्रस्ट से, मेडिकल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कुछ गिफ्ट मिल रहा है, नॉट टैक्सेबल। बट नाउ वी विल ब्रिंग अदर नोटिफाइड ट्रांजेक्शंस आल्सो कवर्ड इन एग्जेम्पशन फ्रॉम गिफ्ट प्रोविजंस। नोटिफाई करेंगे तब देखा जाएगा। तो जैसे 50 CA में लाइन लिखा, वैसे गिफ्ट में भी लिखा, नोटिफाई करेंगे, नोटिफाई। एंड देन व्हेन यू आर अक्वायरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड यू वांट टू टेक अग्रीमेंट डेट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स आपको ऑलरेडी बता दिया इनकम टैक्स के हर उस चैप्टर में जहां पे देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, वहां पर अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड थ्रू बैंक अकाउंट के साथ साथ अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स भी अब कवर होगा। सो वेरी माइनर अमेंडमेंट्स इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जो है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चैप्टर क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है। सेट ऑफ के अंदर एक अमेंडमेंट है, सेक्शन 79। सेक्शन 79 इज अबाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन लॉस कैरी फॉरवर्ड, रेस्ट्रिक्शन ऑन लॉस कैरी फॉरवर्ड। ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर जिसमें आपको लॉस सफर हुआ था, वहां के कम से कम 51% शेयर होल्डर आपके कंटिन्यू होने चाहिए ऑन द लास्ट डे ऑफ द करंट ईयर। लेकिन दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्टन केसेस। हमने वो ऑलरेडी वहां पे नॉर्मल प्रोविजंस में देखा है। सर्टन केसेस आर नॉट कवर्ड इन दिस रूल। नाउ जिस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड हुए हैं या नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं, उसको भी ये सेक्शन 79 अप्लाई नहीं करेगा। ये वो कंपनी है जिसको मैट में लेफ्ट साइड पे अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड बिजनेस लॉस दोनों का टोटल डिडक्शन मिलता था। मैं उसी कंपनी की बात कर रहा हूं। उसी कंपनी को दूसरा एक और बेनिफिट मिलेगा, सेक्शन 79 जो रेस्ट्रिक्शन ऑन लॉस कैरी फॉरवर्ड है, दैट वोंट बी एप्लीकेबल टू द कंपनी, इट्स सब्सिडियरी और सब्सिडियरी ऑफ सच सब्सिडियरी। सो ये तीनों कंपनीज वहां पे भी कवर थी। ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एंड बिजनेस लॉस टोटल मिलेगा, एंड सेकेंड सेक्शन 79 का रेस्ट्रिक्शन ऑल्सो इज नॉट गोइंग टू बी applicable. Restrictions stipulated under section 79 will not be applicable. And this has quickly brought us to हमारा जो वॉल्यूम 3 पोर्शन, अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो लास्ट चैप्टर है, आईपीसीसी टॉपिक्स का लास्ट चैप्टर, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हुए एंड 2 न्यू सेक्शंस हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड ओवर हियर ऑल्सो। जैसे टीडीएस में 2 नए सेक्शन थे, यहां पर भी 2 नए सेक्शन इनकॉर्पोरेट हुए। तो वी विल टॉक अबाउट द छोटा अमेंडमेंट्स ऑल्सो एंड विल डिस्कस द 2 न्यू सेक्शंस ऑल्सो। पहला तो आपका आ गया 80JJ, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगेन रेस्ट्रिक्शन ऑन मोड ऑफ पेमेंट, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट और अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड्स। मतलब लास्ट चैप्टर तक ये अमेंडमेंट पीछा नहीं छोड़ रहा है, लास्ट चैप्टर तक। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम। जब आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, इफ द एम्प्लॉयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अगर आपने कुछ कंट्रीब्यूशन, मतलब यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और आपने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया, तो हम इसको एटीसी के अंदर कवर करेंगे। एक्चुअली मेरे को आपको इसका लॉजिक बताना। लॉजिक ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चीज डिसाइड कर ली है, हमारे एक्स एम्प्लॉइज का जो पेंशन का बर्डन हमारे ऊपर आ रहा है, द बर्डन ऑफ पेंशन ऑन द गवर्नमेंट इज वेरी वेरी हाई। पेंशन बर्डन ऑन द गवर्नमेंट इज वेरी वेरी हाई। वी वांट टू डिसकंटिन्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ पेंशन। तो अब क्या करें, आपकी वर्किंग लाइफ के दौरान आपको हमसे जितना चाहिए ले लो, और आप भी उसी टाइम कंट्रीब्यूट कर दो, इन अ वे कि आपके रिटायरमेंट तक आपका इतना बड़ा कॉर्पस हो जाए कि आपको गवर्नमेंट से कोई पेंशन की जरूरत नहीं है। तो नोटिफाइड पेंशन स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन अगर उसने एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन अगर उसने किया, तो एटीसी के अंदर ही विल बी गेटिंग डिडक्शन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस इफ यू आर एम्प्लॉय ऑफ
सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 80C में मिलेगा. एंड दिस सेम लॉजिक इज ऑल्सो बीइंग रिफ्लेक्टेड in the next amendment. 80 CCD subsection 2. Can I say employer contribution? Employer contribution to notified pension scheme. यहां पर employer contribution का जो monetary limit है, it is actual contribution और 10% of salary. First of all, इस पे 80 CCE का जो लिमिट आता है ना, total restricted to 1,50,000, वो नहीं अप्लाई करता है. That is applicable to 80C plus CCC plus CCD subsection 1. But we are talking about CCD subsection 2. Employer contribution to NPS. The monetary limit for this is maximum 10% of salary. मगर if your employer is central government, तो central government employees के लिए we are increasing, मतलब government अपने employees को NPS के अंदर ज्यादा दे रही है. We are increasing from 10 to 14 and तुम खुद भी contribute करके 80C ले लो, मतलब हम भी ज्यादा contribute करें, तुम भी contribute करो, एक corpus बना लो रिटायरमेंट तक, रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं देंगे. So contribution to notified pension scheme एम्प्लॉय खुद करेगा विथ मिनिमम 3 years लॉक इन, तो 80C में रिडक्शन ले ले. एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का लिमिट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 10% लिमिट, 10% की लिमिट से चेंज होके 14%, बट प्रोवाइडेड बोथ केसेस एम्प्लॉयर हैज टू बी सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये दोनों अमेंडमेंट सेम आदमी के लिए आया. एम्प्लॉयर हैज टू बी सेंट्रल गवर्नमेंट. लॉजिक ये है कि वो धीरे धीरे अब पेंशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में खत्म करना चाहते हैं. ये है वो लॉजिक. और ये लॉजिक समझा, लॉजिक all of you all are understanding what is happening. So these are the two amendments in deductions under chapter 6 है. और अब हम लोग जाएंगे deductions के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए दो नए सेक्शंस के ऊपर. फर्स्ट सेक्शन जो आया है न्यू सेक्शन 80EEA. जो ये 80E वाला सीरीज है दैट इज रिगार्डिंग इंटरेस्ट. मैं आपको कुछ एग्जिस्टिंग बातें बता देता हूं. 80E इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन. 80EE एक होम लोन का सेक्शन है. लोन टेकन ड्यूरिंग 16-17. अगर आपका पहला घर है ऑब्वियसली एसओपी में जाएगा. एसओपी का अमाउंट यूटिलाइज करने के बाद अगर कोई अमाउंट अनयूटिलाइज्ड रहता है तो अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000 रुपीज 80EE में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिडक्शन अवेलेबल है. और उसमें दो कंडीशन और है. हाउस का वैल्यू शुड बी अप टू 50 लाख एंड लोन का वैल्यू शुड बी अप टू 35 लाख. बट नाउ द प्रॉब्लम इज दैट 80EE आया था बजट ऑफ 2016 में और लोन लेना पड़ेगा 16-17. अब 16-17 तो चला गया. एंड नाउ व्हाट, अगर मैं आज कोई होम लोन लेता हूं देन आई विल नॉट बी कवर्ड अंडर 80EE. मुझे 80EE का बेनिफिट नहीं मिलेगा. इफ आई टेक अ होम लोन टुडे आई विल नॉट बी गेटिंग एनी बेनिफिट. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो अब हम लोग एक नया सेक्शन लेके आ रहे हैं. होम लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, उसका इंटरेस्ट डिडक्शन इज फॉर इंटरेस्ट पार्ट ओनली इंडिविजुअल. दिस इज सेम इन 80EE. सिमिलैरिटी डिफरेंस दोनों साथ में बताऊं. 80EE का मैक्सिमम 50,000 है, तो जिसने 16-17 में लोन ले लिया उसको 50 कंटिन्यू रहेगा. 80EEA नए सेक्शन में मैक्सिमम 1.5 लाख का. लोन शुड बी टेकन ऑब्वियसली फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. दोस्त वोस्त से लोन लिया हुआ काम नहीं आएगा. मैक्सिमम डिडक्शन विल बी 1,50,000 फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021. और मेन डिफरेंस ये है दैट यहां पे लोन शुड बी सैंक्शन ड्यूरिंग द पीरियड 1920. दैट मीन्स जिसने 16-17 में लोन ले लिया वो 80EE में कंटिन्यू रहेगा. और जिसने 16-17 में लोन नहीं लिया और वो अब लेता है 1920 के अंदर लोन लेना पड़ेगा. 1920 के अंदर देन यू विल बी कवर्ड. या उल्टा अब लेगा तो अच्छा है. पहले 50,000 का लिमिट था, अभी 1,50,000 का लिमिट है. ओवर दैट दे केप्ट हाउस का वैल्यू 50 लाख. हियर दे हैव केप्ट हाउस का वैल्यू 45 लाख ओनली. और लोन की वैल्यू पे कोई लिमिट ही नहीं लगा है. वहां पे लोन की लिमिट है 35 लाख. लेकिन आप अगर कॉमन सेंस से सोचोगे तो अगर हाउस की वैल्यू कम हो रही है तो बैंक जितना पोर्शन लोन सैंक्शन करेगा वो वैसे भी कम ही होने वाला. सो विदाउट पुटिंग एनी लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ लोन, इनडायरेक्टली हमने लिमिट डाल ही दिया क्योंकि हाउस की वैल्यू को ड्रास्टिकली कम कर दिया. हम लोग को चाहिए कि गरीब लोग, लेस इनकम अर्निंग कैटेगरी के लोग should be able to afford houses, should be able to buy their houses. तो सिर्फ वो घर जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अप टू 45 लाख रुपीस है, सिर्फ वैसे घर के परचेस पे. एंड दैट ऑल्सो दिस शुड बी योर फर्स्ट हाउस. तो मैं कुछ सिमिलैरिटी बता देता हूं. सी, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन होम लोन. 80EE इज ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन होम लोन. दिस इज ऑल्सो फर्स्ट हाउस, दैट इज ऑल्सो फर्स्ट हाउस.
दोनों केस में फर्स्ट प्रेफरेंस, रिमेंबर दैट फर्स्ट प्रेफरेंस हैज टू बी गिवन टू एसओपी। आप पहले यहां पे नहीं आ सकते, आपको पहले एसओपी पे लेना। बाय द वे फर्स्ट हाउस होगा तो एसओपी होगा। और एक और बात सुन लो, अगर एलओपी है ना तो जितना इंटरेस्ट है ना वो पहले उधर ही मिल गया है। देयर इज नो लिमिट इन एलओपी इंटरेस्ट। इफ इट इज एसओपी देन वो जो हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिलता है सेक्शन 24 में, दैट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख। और जो बैलेंस बच गया वो लेने के लिए आप यहां पे आए हो। 80 ईई में यू कैन टेक मैक्सिमम 50,000, ईईए में यू कैन टेक मैक्सिमम 1,50,000। ईई का लोन ड्यूरिंग 16-17, ये लोन ड्यूरिंग 19-20। हाउस का वैल्यू वहां पे 50 लाख है, यहां पे 45 लाख। वहां पे लोन की वैल्यू में रेस्ट्रिक्शन था, यहां पे नहीं है, यहां पे है ही नहीं। सो बेसिकली जिसने वो अपॉर्चुनिटी खो दिया 16-17 में, उसके लिए एक नया बेटर अपॉर्चुनिटी विद लिमिट इंक्रीज टू मैक्सिमम 1,50,000 टू प्रमोट अवर ऑब्जेक्टिव ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल। वी आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू सेक्शन 80 EEA। फर्स्ट हाउस फॉर इंडिविजुअल, फर्स्ट प्रेफरेंस हाउस प्रॉपर्टी, वो लेने के बाद में अगर तेरा कोई अनएब्सॉर्ब इंटरेस्ट बचा है तो उसको तू यहां पे लेके आ और ले ले। हाउस की वैल्यू शुड बी अप टू ₹45 लाख। लोन शुड बी टेकन ड्यूरिंग द ईयर 19-20। तो आपका AY 2021 से डिडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर आप यहां पे डिडक्शन ले रहे हो तो आपको किसी और प्रोविजन में डिडक्शन नहीं मिलेगा। लाइकवाइज एक और नया सेक्शन 80 EEB, वंस अगेन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बट दिस टाइम फॉर परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। गवर्नमेंट के जो प्लान्स है वो सब इनकम टैक्स के प्रोविजन में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट चाहती है हाउसिंग फॉर ऑल प्रोविजन बनाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोविजन बनाए। गवर्नमेंट चाहती है क्लीन फ्यूल। गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट परचेसेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस पे तो आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स और सब्सिडीज दे रहे हैं। और अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आपने लोन लिया, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट है फॉर एन इंडिविजुअल अप टू मैक्सिमम ऑफ 1,50,000। तो सुनो, कंपनी फर्म के नाम से गाड़ी खरीदेगा तो नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा और उसके लिए लोन लिया, द इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1,50,000। ऑब्वियसली फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैक्सिमम 1,50,000। असेसमेंट ईयर 2021 से चालू हो जाएगा। लेकिन यहां पे लोन लेने की पीरियड थोड़ी लंबी रखी है, फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टिल 31 मार्च 23 तक ले सकते हो। देखो ऊपर वाले सेक्शन के अंदर यू हैव टू टेक द लोन ड्यूरिंग 19-20, दैट मींस 31 मार्च 20 के बाद में लिया हुआ लोन हेल्प नहीं करेगा, लेकिन यहां पे 23 तक लोन ले सकते हो। लिसन, यू विल बी गिविंग एग्जाम इन May 20, November 20, गरीबी के दिन चल रहे, अभी सीए के आर्टिकल हो, अभी आप क्लियर हो जाओगे, उसके बाद में आपको पगार मिलना शुरू होएगा और आप तब समवेयर इन 21, समवेयर इन 22, समवेयर इन 23 बिफोर 31 मार्च, अगर आपने तब तक लोन लिया इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय करने के लिए। एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटोमेटिकली एक तो चीपर फ्यूल है, बहुत चीप फ्यूल है, और इतनी सारी सब्सिडीज मिल रही है, टैक्स बेनिफिट मिल रही है, फ्यूचर तो वही है। इसलिए गवर्नमेंट जानबूझ के पेट्रोल के प्राइसेस कम नहीं कर रही है, बिकॉज दे वांट यू टू शिफ्ट ओवर दैट। पर ऑब्वियसली जिसके पास पहले से गाड़ी हो फेक थोड़ी ना देगा, जिसको नया गाड़ी खरीदना, आप खरीदोगे ना अभी सीए बन के, इट वुड बी बेटर इफ वी बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल। और लोग तो चाहते हैं खरीदना, प्रॉब्लम यही है कि इंडिया में उसके लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज पेट्रोल पंप हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस से आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। जैसे जैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होते जाएगा, फ्यूचर बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फ्यूचर बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिक। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज ने ऐसे ऐसे कार के मॉडल्स लॉन्च भी कर दिए विच मैचेस द परफॉर्मेंस ऑफ पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स इन इलेक्ट्रिसिटी। मतलब फ्यूल सेविंग्स इमेंस प्लस सेम पावर सेम फैसिलिटी, आपको सब कुछ मिल रहा है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? सो व्हाट इज गोइंग टू बी द डिडक्शन? इंटरेस्ट पार्ट का, प्रिंसिपल का नहीं मिलेगा। 80E का जो पूरा सीरीज है, EEE, EEA, EEB, दे आर ऑल डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ओनली अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 1,50,000। और अगर आपने यहां पे डिडक्शन ले लिया देन आपको किसी और सेक्शन में, अरे सुन, अगर तूने इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने बिजनेस के लिए खरीदा है तो उस इंटरेस्ट का तू PGBP में डिडक्शन ले रहा है अगर, तो तेरे को यहां पे नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली इफ यू आर टेकिंग डिडक्शन, इनफैक्ट बेटर है कि PGBP में ले, क्योंकि उधर कोई 1.5 लाख का लिमिट नहीं है, बेटर तो वही है। लेकिन अगर इट्स अ पर्सनल पर्पस व्हीकल देन यू विल गेट डिडक्शन ओवर हियर, यू विल नॉट बी गेटिंग एनी डिडक्शन अंडर एनी अदर प्रोविजन। आर वी क्लियर? एंड द लास्ट अमेंडमेंट, अ सीरीज ऑफ अमेंडमेंट हैज टेकन प्लेस इन योर सेक्शन 80 IBA। समवेयर ये नंबरिंग बोल्ड होना रह गई, इसको आप देख लेना बोल्ड कैसे करना। लास्ट अमेंडमेंट दैट हैज टेकन प्लेस इन सेक्शन 80 IBA। एग्जिस्टिंग रूल याद दिलाता हूं, टू प्रमोट हाउसिंग फॉर ऑल फॉर न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट्स
कोई भी बिल्डर को अगर नए हाउसिंग प्रोजेक्ट में से प्रॉफिट मिल रहा है, 100% डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। मेट्रो सिटीज के लिए एंड अदर प्लेसेस के लिए अलग अलग कंडीशन है, उसमें प्लॉट साइज का कंडीशन, इंडिविजुअल हाउस साइज का कंडीशन, फ्लोर एरिया का कंडीशन, ऑल दोज कंडीशंस आर एग्जिस्टिंग एंड नाउ इन कंडीशंस में कुछ चेंज हो रहा है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st September 19. So please first of all remember the change is happening on projects approved on or after 1st September 19. जो प्रोजेक्ट पहले से अप्रूव हो गए उसके लिए ये चेंजेस अप्लाई नहीं करेगा। एनी प्रोजेक्ट विच इज अप्रूव्ड नाउ ऑन और आफ्टर 1st September 19, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर इन द फर्स्ट कैटेगरी मेट्रो सिटीज अर्लियर कवर्ड ओनली चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई, सिर्फ यही सिटीज कवर थी फॉर द फर्स्ट पार्ट एंड अदर प्लेसेस में बाकी सब कुछ आता था। इन अदर प्लेसेस से निकल के कुछ चीजें, कुछ प्लेसेस मेट्रो सिटीज में आ गई। व्हाट प्लेसेस? बेंगलोर मेट्रो सिटीज में काउंट होगा। व्हेन वी से दिल्ली, दिल्ली का जो पूरा का पूरा नेशनल कैपिटल रीजन है, इट इज नोन एज दिल्ली एनसीआर, जिसमें भी कवर दिल्ली, सिटीज लाइक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये सब प्लेसेस मेट्रो में काउंट होगा। बेंगलोर तो ऐड हुआ ही है, हैदराबाद हैज बीन एडेड एंड मुंबई के अंदर द पूरा का पूरा मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, वी कॉल इट मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, एमएमआरडीए करके ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल में आता है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। एमएमआरडीए दैट इज मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी हैंडल्स एंटायर एमएमआर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन। इसमें मेन मुंबई, लेकिन जैसे दिल्ली के आउटस्कर्ट्स की सिटीज को एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं, वैसे ही मुंबई के आउटस्कर्ट्स में कुछ सिटी है। देयर इज अ सिटी कॉल्ड ठाणे, देयर इज अ सिटी कॉल्ड नवी मुंबई, वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ द कंट्री, देयर इज अ सिटी कॉल्ड मीरा भाईंदर। These cities, there are people who do daily up down from Mumbai to these places. Thane is not in Mumbai. Meera Bhayandar is not in Mumbai. Vashi, Navi Mumbai is not in Mumbai. They are considered as outside Mumbai. You cross the check post, check naka, you cross, then only these cities will come. But they are coming in the Mumbai metropolitan region, तो ये सब रीजन भी अब मेट्रो सिटीज में काउंट होगा। तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता के साथ साथ मेट्रो सिटीज में ऐड हुआ है हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली के साथ एनसीआर एंड मुंबई के साथ एमएमआर एंड ऑल अदर प्लेसेस विल फॉल हियर इन द सेकंड कैटेगरी। पहले मेट्रो सिटीज में खाली एमकेडीसी आता था एंड एवरीथिंग एल्स यूज्ड टू कम हियर, खाली मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मतलब यहां से कुछ प्लेसेस निकल के इधर घुस गए। एंड इनसे रिलेटेड कंडीशंस क्या चेंज हुआ? साइज ऑफ प्लॉट का कोई चेंज नहीं है। सो मेट्रो सिटीज मिनिमम प्लॉट साइज 1000 स्क्वायर मीटर, नॉन मेट्रो 2000 स्क्वायर मीटर। लेकिन कारपेट एरिया का रूल चेंज हुआ है। अर्लियर द मैक्सिमम कारपेट एरिया फॉर मेट्रो सिटीज यूज्ड टू बी 30 स्क्वायर मीटर एंड फॉर नॉन मेट्रो यूज्ड टू बी मैक्सिमम 60 स्क्वायर मीटर। ये 30 को कट करके 60 बना दिया और 60 को कट करके 90 बना दिया। सो जो इस नई वाली बिल्डिंग में जो बिल्डर बना के बेचेगा और बेच के पैसा कमाएगा, उसके अंदर जितने भी फ्लैट्स बन रहे हैं वो फ्लैट्स की साइज के ऊपर एग्जिस्टिंग रेस्ट्रिक्शन वाज 30 स्क्वायर मीटर एंड 60 स्क्वायर मीटर रिस्पेक्टिवली फॉर मेट्रो एंड अदर प्लेसेस। पहली बात तो मेट्रो में और भी प्लेसेस ऐड हो गए और वो साइज का रेस्ट्रिक्शन अब चेंज हो जाएगा फ्रॉम 30 एंड 60 टू 60 एंड 90 रिस्पेक्टिवली। दैट मींस मेट्रो सिटीज में 60 स्क्वायर मीटर तक के घर बनाना अलाउड फॉर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड ऑन और आफ्टर। जो पहले से अप्रूव हो गया उसका कुछ नहीं हो सकता। And for non-metro cities, the individual plot size up to 90 square meter will be allowed. Construction area में कोई चेंज नहीं है। Metro cities you have to construct minimum 90%, non-metro cities you have to construct minimum 80%. That means vacant आप छोड़ सकते हो maximum 10%. There is no change। हाँ, ये existing rule है और यहाँ पे maximum 20%. So the change खाली दो ही है। पहला change, कुछ cities यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गई, बेंगलोर, हैदराबाद, NCR, MMR, एंड दूसरा इंडिविजुअल हाउस का साइज विच वॉज 30 एंड 60 मैक्सिमम इज इंक्रीज टू 60 एंड 90। एंड इन दिस वन मोर अमेंडमेंट इन दिस सेम सेक्शन, प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड ऑन आफ्टर 1st September 19, देन मैक्सिमम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख, क्योंकि हम चाहते हैं कि गरीबों को घर होना चाहिए, छोटी साइज के घर होना चाहिए। सो मैक्सिमम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शुड बी 45 लाख, then only you will get the deduction stipulated in this particular section, otherwise नहीं। but जो existing project है उसके ऊपर again affect नहीं होगा। project approved on or after 1st September 19। are we clear? so these were our amendments of deductions chapter
न्यू सिलेबस के बच्चों को जो 3 एक्स्ट्रा चैप्टर लगते हैं, मॉडल टैक्स, कन्वेंशन टैक्स ट्रीटिस एंड बीईपीएस, इन तीनों में कोई भी अमेंडमेंट नहीं आया, एंड दैट इज वेयर आई फिनिश द लेक्चर ऑन amendments applicable for May 20 and November 20. I hope that you have liked the lecture. I hope that you have liked the lecture. आपका टाइम कम से कम कंज्यूम करके कैसे ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर सकूं is what I have tried. If you have got any difficulty, you can feel free to contact on the official number जो कॉपरगेट का नंबर है, वहां पे आप आपके डाउट्स सेंड कर दो and they will forward the doubts to me. I will be getting back to you. Thank you for watching and wish you good luck, all the students. Take care, all the best, love you, bye.